अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, कमिंग बैक टू दिस, वी सी जे नॉट एम एफ कॉस ओमेगा सी टी प्लस J1 mf cos omega c plus omega mt plus pi upon 2 minus J1 mf cos omega c minus omega mt minus pi upon 2 plus J2 mf cos omega c plus 2 omega mt plus J2 mf cos omega c minus 2 omega mt plus so on so on so on. ठीक है, it goes on and on and on. So what this actually means is कि हमारे पास जब एंगल मॉड्यूलेटेड वेव आती है, यानी कि AM और सॉरी नॉट AM, FM और PM, जो भी हमारे पास एंगल मॉड्यूलेटेड वेव आएगी, उसके साथ हमारे पास बहुत सी साइड फ्रीक्वेंसीज आती है, ठीक है, साइड बैंड्स उनको हम कहते हैं, ठीक है, एंड दे विल बी transmitted together with our carrier signal. Okay, so you can see in this equation, in the first, okay, before I go into the equation, let's come to this one over here. This is a frequency spectrum of actually an angle modulated wave. It's a phasor representation or a frequency representation. ये सब आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है यहाँ पे? Yes, miss. Yes, miss. तो अगर आप सेंटर में Yes, देखें, sir. ठीक है, आपके पास सेंटर में, अच्छा आपके पास जो y एक्सिस है उसमें एम्पलीट्यूड है v, कैपिटल V, ओके, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, और जो x एक्सिस है उसमें है ओमेगा. ओमेगा इज ऑब्वियसली योर फ्रीक्वेंसी 2 pi f, राइट? सो इट इज योर रेडियल फ्रीक्वेंसी. अब इस अगर हम डायग्राम को देखें, दिस इज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन FM वेव. तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्या है, सेंटर में बिल्कुल आपके पास कैपिटल VC है, ठीक है, J नॉट MF. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी J नॉट क्या है. VC J नॉट MF, यानी कि दिस इज योर कंपोनेंट ऑफ योर कैरियर सिग्नल. एंड इफ यू लुक एट द x एक्सिस एट द बॉटम, this is omega c. This is at your carrier frequency. So in the carrier frequency omega c, you have a component Vc J naught MF, which is Vc is your amplitude of your carrier signal and J naught is, अभी जाके हम आगे बताएंगे, it is a factor of your amplitude, and this is what is going. Okay, this is the first center band, the most significant band. Okay. Now, if you look on the right and the left of this one, ठीक है, राइट और लेफ्ट को हम देखते हैं, तो एक साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और लेफ्ट साइड पे है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. These two are a pair of side bands. Okay, they are called a pair of side bands. They are displaced from omega c by a factor of omega m. What does this mean? Omega c से कितनी दूर है? Omega m, यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. तो इनको हम कहते हैं फर्स्ट साइड बैंड. दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट साइड बैंड. इनका एम्पलीट्यूड कितना है? इनका एम्पलीट्यूड विल बी Vc मल्टीप्लाइड बाई J1 MF. MF is actually a modulation index. अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा what is happening. So in the center we have a carrier frequency, and on the left and the right we have the first set of side bands, and they are displaced from the center frequency, from the carrier frequency, by omega c plus omega m and omega c minus omega m. Is it clear up to here? Yes, miss. Any questions? You need to ask me questions if you don't understand. Hello? मैम ये Please communicate. ओमेगा सी प्लस जी, जी. ओमेगा एम, ये वाइड बैंड डिफाइन कर रहे हो? ये अभी जस्ट जनरल FM वेव डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जस्ट जनरल FM वेव. उसकी इक्वेशन जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये उस इक्वेशन के मुताबिक है. सही है, अभी मैं उस इक्वेशन पे वापस आती हूँ, एंड दिस विल बी एक्चुअली वाइड बैंड और नैरो बैंड. अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाती हूँ. सही है, आई विल कम बैक टू दिस. लेकिन ये पार्ट आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बता रही हूँ? जी मिस. ओके. अब अगर हम फिर से मूव ऑन करते हैं राइट हैंड पे, तो अब हमारे पास एक और साइड बैंड है जो कि है ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम
और लेफ्ट पे इसी का पेयर है ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, ठीक है। एक और पेयर आ गया ऑफ साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, omega c minus 2 omega m, and again the amplitude of this is equal to Vc J2 mf. So as you can see over here, each of the, please mute your mic, अपने mic को mute करिए। Okay. तो ऑन द सेकेंड सेट ऑफ साइड बैंड्स में दो चीजों का ख्याल रखें। एक तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले की थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस और माइनस ओमेगा एम। सेकेंड साइड बैंड्स की ओमेगा सी प्लस और माइनस 2 ओमेगा एम। और इनके एम्पलीट्यूड भी बहुत जरूरी है। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहे हैं, दे आर यू आर मल्टीप्लाइंग सम फैक्टर जे विद योर कैरियर एम्पलीट्यूड, यानी कि पहले जो मेन कैरियर था वो था जे नॉट वी सी, फिर फर्स्ट सेट ऑफ साइड बैंड्स वाज J1 VC, सेकंड साइड ऑफ साइड बैंड्स वाज J2 VC। अब हम थर्ड सेट ऑफ साइड बैंड्स पे आ रहे हैं। अगेन यू हैव ओमेगा C plus 3 omega m, and then you have omega C minus 3 omega m, and the amplitude is equal to VCJ3, okay, VCJ3। तो इस तरह जब आपकी FM वेव, एंगल मॉड्यूलेटेड वेव जब हमारी ट्रांसमिट होती है, एक्चुअली क्या होता है, इट हैज अ infinite number of side bands, it has infinite number of side bands, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट ये इन्फिनिट साइड बैंड्स जो हैं वो इसी तरह ओमेगा सी से डिस्प्लेस होते हैं बाय फैक्टर ऑफ ओमेगा एम, और उनका एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, ठीक है। और वो इतना कम हो जाता है एम्पलीट्यूड कि आफ्टर अ वाइल वो इतना सिग्निफिकेंट उनका फैक्टर नहीं होता है, तो हम उनको फिर डिसरिगार्ड कर देते हैं। हम जो पहले के जो जितने सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं उनको अपनी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई विल come back to the equation that we were talking about. Can you all see the equation now? Yes, miss. जी Okay. मिस। So we look at the equation again. So you have your VTFM, which is your angle modulated wave, which is equal to VC multiplied by J naught MF cos omega CT. So let's just look at the first thing. अच्छा, VC बाहर है इसलिए है क्योंकि आपने अभी देखा था अपने फेजर रिप्रेजेंटेशन में VC जो है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ योर कैरियर है, वो हर चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हर एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा है आपके साइड बैंड से। तो इसीलिए VC कॉमन रख के उसको बाहर रखा है। जो पहली आपकी एक्सप्रेशन है J naught MF cos omega CT, that is your center, that is your center which is over here. This, in the center we see J naught and then you have cos omega CT, that is your center, okay। अब जो सेकेंड, जो फर्स्ट सेट ऑफ साइड बैंड्स हैं उसमें क्या हो रहा है, आप VC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं J1 से, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये अगर हम आएंगे अपनी इक्वेशन पे, तो पहला वो क्या था, पार्ट वो था वीसी जे नॉट एम एफ कॉस ओमेगा सी टी। प्लीज यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखें। एक तो आप देख रहे हैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड विल नाउ बिकम वीसी जे नॉट, और आप नेक्स्ट देख रहे हैं कॉस ओमेगा सी, ठीक है। So you have cos omega CT. So it is in the center. Now the second, when you're looking at the first set of side bands, it is J1. Okay, J1. So J1 over here, J1 cos VC, sorry, J1 multiplied by VC, and then you have cos omega C plus omega M. And again, you have minus J1 cos, and then you have omega C minus omega M. Okay, यानी कि वही एम्पलीट्यूड है VC J1 और यहाँ पे भी VC J1 है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है और यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, ठीक है। अब हम जब सेकेंड सेट ऑफ साइड बैंड्स पे आते हैं तो हमारे पास J2 आ जाता है। अगेन हम J2 को VC से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट आवर एम्पलीट्यूड, एंड you are displacing it by omega c plus 2 omega m and omega c minus 2 omega m। और अगर हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड सेट ऑफ साइड बैंड्स, तो यही इक्वेशन बनेगी। नाउ यू विल हैव J3 एंड यू विल हैव cos
ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम। क्या आप J4 की वैल्यू निकाल सकते हैं? J4 का क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी J4 की वैल्यू क्या होगी? 4 ओमेगा एम आ जाएगा। सॉरी, J4 ms और cos WC ओमेगा सी प्लस 4 ओमेगा एम। ओके, प्लस और माइनस 4 ओमेगा एम, so it will become WC प्लस और माइनस 4 ओमेगा एम। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, ये अगर आप नीचे देखें, VCFM is the angle modulated wave, VC is the peak amplitude of your unmodulated carrier। तो VC जो है वो peak amplitude of your unmodulated carrier, जिससे हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। J naught is your carrier component, ओके, J naught is the carrier component। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, I'm just taking it step by step। J1 जो है वो first set of sidebands displaced by omega m। So remember I told you the sidebands are displaced by a value of omega m because it is changing by omega c plus omega m। ठीक है, J2 क्या है? Second set of sidebands displaced by 2 omega m। J3 third set of sidebands displaced by 3 omega m। J4 होगा तो fourth set of sidebands displaced by 4 omega m and then 5 omega m and so on। तो इस तरह आपके पास, remember that you have an infinite number of sidebands, but we are only when we do our equation, when we do our numericals or when we do our calculations, we are only going to consider the significant ones। How do we know which ones are significant? हमें कैसे पता चलेगा कहाँ रुकना है, कितने हमें साइड बैंड कैलकुलेट करना है, वो भी अभी आपको पता चलता है। ठीक है, coming moving on, यहाँ तक any questions about this before I move on? No, ma'am. Okay, now this is another nasty equation over here, so I'm not going to go into much detail ये क्या है, लेकिन this is the actual version of the Bessel function। It can be written like this, okay, it can be written like this, and n जो है it represents the number of side frequencies। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि हमें पता कैसे चलता है साइड फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, वो 2 मिनट में मैं आपको बता दूँ। ठीक है, so let me just move on to this diagram over here। Okay, I'm sure this is you can all see this। Okay, this is actually a frequency or angle modulated wave। Okay, सही है, so this is just in the top you can see 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, this is your carrier frequency। Okay, this is your carrier frequency and the carrier at frequency fc। Okay, this is your carrier and the carrier will obviously have a frequency of fc और omega c, जो भी आप कहें। ठीक है, ओमेगा सी भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने fc लिखा है। ठीक है, फिर आप नीचे देखें, फर्स्ट साइड बैंड एट फ्रीक्वेंसी fc प्लस fm एंड fc माइनस fm। तो आपके पास साइड बैंड्स आएंगे, एक साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी fc प्लस fm और दूसरे साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी fc माइनस fm। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, एक जो है fc प्लस fm पे जारी होगी, एक जो है fc माइनस fm में जारी होगी। अच्छा, साइड बैंड की कॉमन चीज क्या होगी? अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है तो दोनों में कॉमन चीज क्या होगी? Can anyone tell me? कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा एम्पलीट्यूड सी बराबर होगा। क्या होगा सॉरी क्या कहा आपने? क्या बराबर होगा? एम्पलीट्यूड बराबर होगा दोनों का। एम्पलीट्यूड बराबर होगा। अच्छा, ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है, यहाँ से फिर देखें, ये जो मिरर फर्स्ट सेट ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। जाहिर है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम अलग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होंगे। ठीक है, जो सेकंड सेट ऑफ साइड बैंड्स है उनका भी देखें एम्पलीट्यूड बराबर है, एक ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम पे ट्रांसमिट हो रहा है और एक ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम पे ट्रांसमिट हो रहा है।
और थर्ड सेट ऑफ साइड बैंड की भी यही कहानी है। एक जो है ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम पे ट्रांसमिट हो रहा है, एक ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम पे ट्रांसमिट हो रहा है, मगर उनके एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होंगे। तो अगर हम फिर से यहाँ पे आते हैं तो इधर आपको इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक कैरियर है जो फ्रीक्वेंसी एफसी पे ट्रांसमिशन कर रहा है, और फिर आपके साथ बहुत सारे साइड बैंड हैं। इधर 5 साइड बैंड दिखाए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और इन सब साइड बैंड का की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं और उन सब के एम्पलीट्यूड जो है, फर्स्ट साइड बैंड के ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड सेम होंगे, लेकिन एक साइड बैंड एफ सी प्लस एफ एम पे ट्रांसमिशन कर रहा होगा, एक जो है एफ सी माइनस एफ एम पे। तो सेकेंड साइड बैंड आएगा, सेम वही चीज एफ सी प्लस टू एफ एम, एफ सी माइनस टू एफ एम पे ट्रांसमिशन हो रही है, एंड दे विल हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एंड इस तरह आपके पास डिफरेंट साइड बैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत जरूरी है इसमें। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द की टू सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। यू नीड टू नो your modulation index. Okay, so the modulation index is given by delta fc divided by fm. Okay, delta fc divided by fm, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। Now, any questions up to here? Okay. No, miss. नाउ सवाल ये आता है कि आई एम सेइंग कि आपके पास जो है वो इन मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड बैंड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स को कंसिडर करते हैं। तो ये जो टेबल है, ठीक है, ये आपका सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन के लिए, ये आपकी जो सोल्यूशन है उसके लिए ये आप इस्तेमाल करें, ठीक है। यू कैन सी, लेट्स रीड द टेबल फर्स्ट। यू हैव अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, then you have a carrier which is J naught, then you have side frequency pairs J1, J2, J3 and till J14। ओके, तो ये हमारा जो टेबल है इसमें हमें सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिखाया जा रहा है, फिर हमें कैरियर दिखाया जा रहा है यानी कि J naught, and then you have J1, J2 and all of that। ओके, तो जब हमारे पास ये सवाल आएगा, ठीक है, कि हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी पेयर्स बनेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, इसका मतलब है आप कोई एक्चुअली मॉड्यूलेशन कर नहीं रहे, यू आर नॉट मॉड्यूलेटिंग एनीथिंग, so you are simply, your carrier is there, you just have your carrier. If you're not doing any modulation, you're not going to produce any frequency pairs. So that is why, as you can see, J1, J2, J3 ये सब dash लगे हुए हैं, that means they are not being produced. So when your modulation index is 0, then J naught will simply, J naught, remember in our equation, when we go back to the top, what are we doing with J naught? J naught is being multiplied by your carrier amplitude. Okay, J naught is being multiplied by your carrier amplitude. So J naught is going to be 1. Why? Because there is going to be no change in your carrier amplitude. You are not changing your carrier amplitude because you are not modulating it. Modulating जब आप करेंगे carrier को, जब आप carrier को modulate करेंगे तभी उसका amplitude change होगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कोई मॉड्यूलेशन कर नहीं रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0, so therefore the carrier amplitude remains unchanged, and that is why J naught will be 1, so that anything multiplied by 1 is it remains the same, so there is no change। okay, again थोड़ी देर में मैं इसका एक एग्जांपल करूंगी तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। If you have a modulation index of 0.25, okay, now when you have a modulation index of 0.25, this means that according to this table you have J naught is 0.98, यानी कि ये आपका कैरियर कंपोनेंट है J naught, और J1 जो है वो 0.12 है, इस और बाकी सब डैश लगे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक सेट ऑफ साइड बैंड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। J naught इज योर कैरियर सेंटर में जो आएगा, और J1 की वैल्यू यहाँ 0.12 है, इसका मतलब है सिर्फ आपके पास एक सेट ऑफ साइड बैंड्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है।
सिमिलरली m इज 0.5, जे नॉट की वैल्यू 0.94 है, यानी ये कैरियर का कंपोनेंट 0.94 है, और फिर आपके पास J1 J2 प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि आपके पास कितने साइड बैंड प्रोड्यूस हुए हैं? Can anyone tell me how many side bands are you going to produce? So in this case, when you are modulation That's 2 pairs. 2 pairs. Two That's pairs. excellent. Okay. Now, if I give you a question, if your modulation index is 4, how many pair of side bands are you producing? If your modulation index is 4, 8. Miss, 8, 8. 8, are you sure? Count miss again. 6, Yes, miss. 4. 8. Yes, miss 4 में miss 8 होंगे. 6, नहीं, 8 नहीं होगा, क्योंकि आप कैरियर को काउंट नहीं कर रहे हैं. मैं पूछ रही हूँ आपसे कितने फ्रीक्वेंसी साइड बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. कैरियर जो है 7. 7. 7. 7. 7. आप 7, J1 से काउंट करो, ठीक है. J1 that is your first side band, okay. J0 is not your side band, J0 is the carrier component. तो अगर हम 4 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. एंड अगर हम 6 को देखेंगे तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 5, है 6. मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 6 है तो कितने प्रोड्यूस? 9, अगेन काउंट 1 2 3 यस 9 होते हैं, 9. ठीक है. 9 साइड बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरह जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज होता जाता है, आपके साइड बैंड्स, नंबर ऑफ साइड बैंड्स बीइंग प्रोड्यूस जो है वो भी चेंज होते जाते हैं. So coming back to this diagram over here, you can see this phasor representation of FM. In the center you have VC J0, and then on the left and right, how many side bands are shown over here? How many pairs of side bands are shown over here? 3, 3. 3 pairs. Excellent. 3 pairs are shown over here. The center one is your carrier component. So you can see with your carrier component, you are multiplying VC by J0. You are multiplying VC, your carrier amplitude, by J0. Okay. Okay. Give me 5 minutes. I'm just going to take this call and come back.
जी सॉरी, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो? Yes, miss. जी मिस आ रही है। ओके ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स ऑफ साइड बैंड प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड यू हैव VC ओवर हियर, J0, J1, J2, J3, और हर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? J0, J1, J2, J3 को मल्टीप्लाई करेंगे VC से, यानी कि यहाँ पे फिर से हम इस टेबल पे आते हैं कि जब हमें पता चल जाता है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, तो हम जो है पहले J0 को मल्टीप्लाई करेंगे VC से, उससे हमें कैरियर कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। फिर हम J1 की जो भी वैल्यू गिवन है, लेट्स टेक अगर हम अभी यहाँ पे लेट्स इमेजिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 0.5, ओके। 0.5 में आप देखें J0 की वैल्यू है 0.94, तो सबसे पहले मैं J0 को J0 मल्टीप्लाइड बाय VC लेट्स टेक इट टू बी 10 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, ओके। तो J0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तो मेरा एम्पलीट्यूड कैरियर का आ जाएगा 9.4, ठीक है। Here to find the amplitude of my first side frequency, it is going to be J1 multiplied by VC. J1 यहाँ पे क्या है 0.24, तो उसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा 2.4, और जब J2 की वैल्यू है यहाँ पे 0.03, उसको फिर हम 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, J2 मल्टीप्लाइड बाय VC, एंड यू विल गेट 0.3। तो इसी तरह हम इस टेबल के जरिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे ही हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यूज मिलेंगी, हम अपने सबसे पहले कैरियर कंपोनेंट को निकालेंगे J0, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम जो है साइड फ्रीक्वेंसी पेयर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कितनी साइड फ्रीक्वेंसी पेयर्स हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे VC से, और उससे हमें मिल जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ माय साइड बैंड एम्पलीट्यूड। अच्छा, दूसरा सवाल ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हाउ डू यू फाइंड आउट कि ठीक है मुझे एम्पलीट्यूड्स तो मिल गए, सही है, मुझे उनकी वैल्यूज कैसे मिलेंगी कि वो कहाँ पे होंगी, मतलब हाउ डू आई फाइंड आउट वेयर दे आर इन द फेजर रिप्रेजेंटेशन? So if you know omega c, can you find out where the first frequency sidebands are going to be placed? आयशा आप बताइए। मिस मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ अगर आपको पता चल गया कि ये आपको अगर पता चल, अच्छा आपको अपने वो पता चल गए हैं एम्पलीट्यूड, पता चल गए किस तरह निकालने हैं, समझ में आ गया यस एम्पलीट्यूड मिस, का? यस मिस, ओके, यस मिस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी पहले सेंटर कैरियर जो है वो ओमेगा सी पे है, तो फर्स्ट साइड बैंड्स आप कहाँ रखेंगे? फेजर रिप्रेजेंटेशन अगर हम बता रहे हैं, एक्स एक्सिस में आप कैसे रखेंगे, वो कहाँ रखे जाएंगे एक्स एक्सिस पे? You will keep them at omega c plus omega m and omega c minus omega m. That is your first set of side bands. I see यस okay? मिस, सही। यस Okay. मिस। And the second set of side bands, you will keep them at omega c plus 2 omega m and omega c minus 2 omega m. तो थर्ड वाले आप कहाँ रखेंगी? VC plus 3 VM ओमेगा m। एंड ओमेगा c minus 3 omega m, प्लस और माइनस दोनों जगह आप रखें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, ओके। फॉर एन FM modulator with a modulation index m is equal to 1, okay, a modulating signal VMT is equal to capital VM sin 2 pi 1000 t, and an unmodulated carrier VCT is equal to 10 sin 2 pi 500 kt. Determine the number of significant side frequencies and their amplitudes. Then draw the frequency spectrum showing their relative amplitudes. तो ये आपको frequency spectrum क्या है? Frequency spectrum इसको कहते हैं, ठीक है। This is a frequency spectrum. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में
आपके पास एक FM मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स M जो है दैट इज इक्वल टू 1, you have a modulating signal, VMT is equal to capital VM sin 2 pi 1000 t. अच्छा, हमें कैपिटल VM की वैल्यू जानना जरूरी है, इसमें क्यों नहीं दी हुई है कैपिटल VM की वैल्यू? कैन एनीवन टेल मी प्लीज? कम ऑन बॉयज, वेक अप, क्यों नहीं दी हुई है VM की वैल्यू? हम सबके लिए सेम है शायद इसलिए। नहीं, क्या हमें जरूरत है VM की किसी भी चीज में? No. मिस एफएम में है ना, No, एफएम miss. कर रहे ना। जी, तो हमें एक्चुअली VM की वैल्यू इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें VC की जरूरत है, कैपिटल VC। तो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर विच इज VCT इज इक्वल टू 10 sin 2 pi 500 kT। तो 10 जो है वो हमारा क्या है? वो है कैपिटल VC विच इज द कैरियर एम्पलीट्यूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैलकुलेशन। Determine the number of sets of significant side frequencies and their amplitude, then draw the frequency spectrum. Can anyone tell me how many side frequencies we are going to have? 0 है? क्या हो गया भाई? साइड फ्रीक्वेंसी नहीं 3 होंगी। Side pairs. frequency pairs, Uh, side frequency one. pairs कितने होंगे? 3 3 होगी। होंगे। कैसे होंगे बेटा? मॉड्यूलेटिंग Modulation इंडेक्स index 1 है। modulation index 1 है, Index यहाँ 1 पे है. J naught is the carrier and then you have 3 set of 3 side frequencies. Okay, you have range. 3 set of side frequencies. Okay, now अब मैं जरा सा ये अपना change कर रही हूँ। Actually ये जो question है this is from your textbook. Okay, चौमासी की textbook. So wait, give me 2 minutes. हाँ, share this. एक्चुअली इसकी सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह इसमें गिवन है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, miss. miss. यस यस। ये दूसरा मैंने, सॉरी दिस इज है. नॉट दूसरी एग्जांपल शेयर कर दिया। ओके, कैन यू सी दिस वन? Okay, this is example 7.3 from your textbook. Okay, जो इसी में slides में यही example है, ठीक है? And I've uploaded it on VLE as well. Okay, so for an FM modulator with a modulation index n is equal to 1, a modulating signal VM is VM sin 2 pi 1000 t, and an unmodulated carrier VCT is 10 sin 2 pi 500 kT. Determine the number of set of significant frequencies. ये तो आपने मुझे बता दिया कितनी थी? How many were there? 3 है. 3. Now, I want to calculate their amplitude. I want you all to calculate their amplitude. How do you calculate the amplitude? Does anyone remember how to calculate the amplitude? VCD को Yes, मल्टीप्लाई first करेंगे। side band की J1 से multiply करेंगे। मैं ये जल्दी से टेबल शेयर कर रही हूँ। आप लोग m is equal to 1 की वैल्यूज जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है? m is equal to 1 में जल्दी जल्दी J naught is 0.77, J1 is 0.44, J2 is 0.11 and J3 is 0.02. ठीक है, ये आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए और फिर मैं फिर से उस क्वेश्चन पे आती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू ट्राई एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, ये आ रहा है आप लोगों के पास? Yes, miss. क्वेश्चन कॉपी करना है आप लोगों को ताकि उसमें से पता चल जाए कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। Do you want to copy the question? Yes, miss. No, miss. ओके, ये जरा क्वेश्चन कॉपी करें क्योंकि आपको क्वेश्चन से फ्रीक्वेंसीज पता चलेंगी, ठीक है?
बस ये दो इक्वेशंस कॉपी कर लें. VMT is equal to VM sin 2 pi 1000 t. VCT is 10 sin 2 pi 500 kt. Okay. मिस साइड फ्रीक्वेंसी पेयर्स दिखा दीजिए एक दफा. कर ली कॉपी आप लोगों ने? जी मिस. Okay, now I want you to copy these two equations down. VMT is capital VM sin 2 pi 1000 t and VCT is equal to 10 sin 2 pi 500 kt. Okay? तो इसमें एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ. सबसे पहले मुझे बताएं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1000 हर्ट्ज. ठीक है. और कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है? 500 500 It's not 500. What is it? What is it written? KT. के लगा हुआ K लगा हुआ मिस. इसका क्या मतलब है? K का कोई What does that mean? 500 kilohertz. Deviation sensitive. 500,000, sorry, 500 kilohertz. You're right. Sorry. Okay. So your modulated signal frequency is 1K and your carrier frequency is 500K. ठीक है. हम 1K भी कह सकते हैं ना. 1000 को we can also call it 1K. Is that right? Everyone agrees with me? जी मिस मिस. यहाँ पे स्मॉल के लिखा हुआ है. It doesn't matter. यहाँ पे अगर small k लिखा हुआ है, but what they mean is 500,000. ठीक है. तो remember, also remember carrier frequency is always more than your modulating signal frequency. So you have to keep that in mind as well. Okay. So another thing I want you to write down is your modulating signal frequency is 1000 hertz or 1 kilohertz, and your carrier signal frequency is 500 kilohertz. Okay, 500 kilohertz. ठीक है. ये चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं. अब मैं सोल्यूशन बताती हूँ आपको. ठीक है. I'm going to go over the solution with you. Now, can you all see this? Yes, miss. I want you to just listen carefully. अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ गौर से सुने. ठीक है. Solution of part A. The part A asks us how many sets of significant side frequencies. So from the table, we saw that a modulation index of 1 yields a reduced carrier component and 3 sets of significant side frequencies. So obviously, all of us got that answer right. That when we looked at modulation index 1, we saw that there were 3 sets of side frequencies which were produced. Then पार्ट बी सेज इनका एम्पलीट्यूड क्या है. तो इसका एम्पलीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमेंबर, एम्पलीट्यूड्स आर VC मल्टीप्लाइड बाय योर कंपोनेंट्स. ठीक है. तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या होगा? J0 का हो जाएगा 0.77 मल्टीप्लाइड बाय 10. व्हाट इज 10? 10 कहाँ से आया है हमारे पास? VC carrier amplitude. योर कैरियर एम्पलीट्यूड. तो J0 का एम्पलीट्यूड क्या होगा? J0 का एम्पलीट्यूड होगा 0.77 मल्टीप्लाइड बाय 10 which is 7.7 वोल्ट. J1 का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 which is 4.4 वोल्ट. J2 का होगा 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 1.1 वोल्ट. एंड J3 का होगा 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 which is equal to 0.2 वोल्ट. Is that clear? Yes, yes. Yes, ये miss. सबको समझ में आ गया. हमने एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट. Yes, miss. ठीक है. सिर्फ हमने एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट किया. अब जब हमें एम्पलीट्यूड मिल गए हैं तो पार्ट सी सेज ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. Now, if you look at the top, you have the frequency spectrum over there, okay? And you have at the center, you have J0, which is your FC. FC क्या है? 500 kilohertz. ठीक है. यहाँ पे अगर देखें, frequency is represented by kilohertz. Okay, frequency is given by kilohertz.
तो एफसी जे नॉट पे है 500, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, जे नॉट मल्टीप्लाइड बाई वीसी विच इज 7.7, दैट इज इन द सेंटर. Then on my left and my right, I have my first set of significant side frequencies. Okay? J1. J1 का एम्पलीट्यूड हमने नीचे कैलकुलेट किया है विच इज 4.4. अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, fc plus fm and fc minus fm. fc is 500, fm is 1 kilohertz. ठीक है, so on the right you have 500 plus 1 which is 501 kilohertz, and on the left you have 500 minus 1 which is 499 kilohertz, but their amplitudes are the same which is 4.4 volts which is J1. Then you have your second set of side frequencies. Again, the amplitudes are J2 multiplied by Vc which is 1.1 volt, and इनकी displacement हमें कैसे मिलेगी, 500 plus 2 fm. ठीक है, 500 minus 2 fm. fm is 1 kilohertz. So 500 plus 2 kilohertz is going to be 502 kilohertz. 500 minus 2 kilohertz is 498 kilohertz. Okay. Third set of side frequencies is now going to be again, your amplitude is going to be 0.02 multiplied by 10 which is 0.2 volts, and the displacement of the third set of side frequencies is going to be fc plus 3 fm. fc is 500 kilohertz. 3 multiplied by 1 kilohertz is 3 kilohertz. 500 plus 3 kilohertz is 503 kilohertz, and then 500 minus 3 kilohertz is 497 kilohertz. इस तरह आपके पास ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बन गया. You have your center frequency, center carrier components. Then you have your first set of side frequencies, second set of side frequencies, and third set of side frequencies. उनके amplitudes आप कैसे ढूंढेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स सबसे पहले उसको लेके आप टेबल पे जाएंगे, टेबल पे वहां से कंपोनेंट्स उठा के वीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आपको एम्पलीट्यूड्स मिल जाएंगे. जब आपको एम्पलीट्यूड्स मिल जाएंगे तो फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इस तरह डालेंगे, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस और माइनस 2 एफ एम, एफ सी प्लस और माइनस 3 एफ एम, एफ सी प्लस और माइनस 4 एफ एम, जितने भी आपकी साइड फ्रीक्वेंसीज है उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस अप टू हियर? No, ma'am. No, miss, clear up. No, miss. समझ में आ गई आप लोगों के? Yes, miss. ओके, यही सवाल आप लोग फिर से करें. लेट मी चेंज इट फॉर यू. लेट्स टेक, okay, let's assume that modulation index is now equal to 2. Okay, modulation index is now equal to 2. बाकी वैल्यूज सब वैसे ही रखिएगा, बाकी वैल्यूज आप सब वैसे ही रखिएगा, और मुझे जल्दी से करके एक तस्वीर भेज के व्हाट्सएप करें. Okay? Okay, modulation index is now equal to 2. Okay, I'm giving you 12:27 हो रहे हैं, 12:35 तक टाइम है आपके पास. ठीक है, I'm going to be back in 2 minutes.
जी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, miss. यस मैम। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? मैम J1 का एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा फिर 0.58। बस Yes, miss. ये मसला हो रहा है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड 2.2 आ रहा है और दूसरे वाले का 5.8 आ रहा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि हमेशा कम ही हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमें सिर्फ टेबल फॉलो करना होता है। मतलब अरेंजमेंट में कोई मसला नहीं होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। आपकी जो अरेंजमेंट होगी फेजर डायग्राम में, वो सिंपली बेसिकली एग्जैक्टली एज इट इज रहेगी, ठीक है ना? यानी कि ओमेगा सी आएगा, ओमेगा सी प्लस और माइनस ओमेगा एम आएगा, ओमेगा सी प्लस और माइनस 2 ओमेगा एम आएगा। जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस टेबल। इट डजंट मैटर अगर फर्स्ट साइड बैंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया या कम हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इस टेबल को फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज भी है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, माइनस की वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है? माइनस का मतलब ये है दे आर डिफरेंट इन फेज, देयर इज अ फेज डिफरेंस। इट डज नॉट मीन कि आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें, ये जो हमने ये डायग्राम देखा था, तो इसमें कभी कभी फेजेस चेंज हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कैरियर फ्रीक्वेंसी कॉस वेव है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है। कोई फर्स्ट साइड बैंड जो है वो कुछ और डिफरेंट फेज से स्टार्ट हो सकता है, तो उसका सिर्फ ये मतलब है कि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दैट। जब आप अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि the amplitude is going to be the same, it's going to be for example minus 0.05, तो उसको आप 10 से या जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। माइनस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेज डिफरेंस बता रहा है, उसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। you don't have to worry about it, okay? और अगर ये 2 में अगर आपका फर्स्ट साइड बैंड जो है वो 0.58, यानी कि it is bigger in amplitude than your carrier component, it doesn't matter, okay? They can all vary, the amplitudes can vary, okay? बाकी आप जो है वो अपनी उसको जरूर देखें, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? हो गया ये सवाल सबसे? Yes, miss. ओके, इसमें जब हम आप जब इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट है वो प्रीटी मच सेम होगी, 500 500 प्लस 501 502 503 504 एंड सो ऑन। और माइनस में भी यहीं पे इसी तरह डिक्रीज होता जाएगा, सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस आएगा, सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है? ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है? एनी प्रॉब्लम सब टू हियर? No, miss. Should I move on? Yes, miss. जी मिस। की रोती सी आवाज है। ओके, नींद Yes, आ रही है बहुत ही। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंडविड्थ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बैंडविड्थ। So when we are talking about bandwidth, if you come back to this over here, this table over here, so you can see that now we know how to read this table. So we can see that कि हमारे पास जो है वो एक कैरियर कंपोनेंट आता है और हमारे पास पेयर्स ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज आते हैं। तो एक चीज आप देखें, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है और उसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है? और जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं, हमारे पास साइड फ्रीक्वेंसी पेयर्स जो है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड फ्रीक्वेंसी पेयर्स, दे आर इंक्रीजिंग एज वेल, okay? They are increasing. So what is happening over here, as you increase your modulation index, it is having an impact on your total bandwidth, okay? What does this mean is that if you look at this diagram over here again, I keep coming back to this, that इसमें क्या है, इसमें बैंडविड्थ क्या है? इसमें बैंडविड्थ जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ये पूरा सिग्नल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम तक ये सिग्नल चल रहा है। तो जितने ज्यादा आपके फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ते हैं, उतने ज्यादा आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ती है, okay? So as you're increasing the number of your modulation index,
the number of side frequencies are increasing. As your number of side frequencies are increasing, then your bandwidth is obviously also increasing. So to calculate that, it is a little bit of, there are two ways of doing it. Okay, there are two ways of calculating your bandwidth. Okay, one is your Bessel function method, and then you have the Carson rule. दो तरीके हैं, ठीक है? So theoretically, the generation and transmission of FM requires infinite bandwidth. So I mentioned before that जब हम angle modulated wave बनाते हैं या produce होती है, जब भी हम angle modulated wave produce करते हैं, we get a infinite number of sidebands. मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पे तो infinite number of sidebands नहीं नजर आ रहे हैं. You are showing only a few sidebands over there, only a few side frequencies. So what happens is we are only considering the side frequency pairs which are up to 10% of your 1% of your carrier. I think 1 है या 10 है, I'm not sure. यानी कि एक्चुअली तो हमारे पास infinite number of side frequency pairs आते हैं, लेकिन अगर आप देखें लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 0.01 से जो लोअर वैल्यूज हैं उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है? So there has to be a threshold. So in this case, the threshold is 0.01. We are not after that 0.01. उससे अगर कम की कोई साइड फ्रीक्वेंसी पेयर है तो उसको फिर हम कंसिडर नहीं करते. So even if you look at modulation index of 1.5, you are going up to J4, which is 0.01, and after that you're not considering the other side frequency pair. Now this does not mean that there are no side frequency pairs there. Okay, there are side frequency pairs over there, but they are not significant enough. So we put a threshold up to 0.01. So you can see that जहाँ भी 0.01 is the minimum value, उसके बाद फिर we don't consider it. And तो मैम similarly, जो when शुरू में माइनस की वैल्यू जो आ रही है जैसे J1 में आ रही है 4 पे, फिर से मैंने आपको ये बात बताऊंगी, माइनस की वैल्यू इधर जो है that is not a minus amplitude, that is just, it just means that this is there's a phase difference. Okay, phase difference का मतलब है it might be 180 degrees out of phase or 90 degrees out of phase. The negative sign over here does not represent any negative form of an amplitude. It is just telling you you can't have a negative amplitude. Okay, it's not possible. Amplitude is a value of a signal, right? In this case, the negative implies a phase difference. Coming back to this over here, यहाँ पे आप देखें कैरियर जो आपके साइड बैंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के भी हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड के भी हैं, अलग अलग फेजेस के भी हैं. फेज का मतलब है कि how much is it away from your carrier frequency. I don't want to get into too much mathematics, ठीक है? लेकिन what the negative signs in this particular table, it tells us, it doesn't tell us that it is less in amplitude or more in amplitude. It is telling us there's a phase shift. Okay, तो यहाँ पे माइनस जो है, मैं फिर आपसे कहूँगी अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आए आपके पास, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 है आपके पास, तो माइनस 0.18 डज नॉट मीन कि आपके पास एम्पलीट्यूड माइनस आएगा. आप इस माइनस को डिसरिगार्ड करेंगे एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गो 0.18 मल्टीप्लाइड बाय VC, 0.33 multiplied by VC, 0.05 multiplied by VC, and so on. The minus here is telling us there is a phase difference. It is not telling us that amplitude come or ज़्यादा. The minimum value of the amplitude shown in this table is 0.01. Okay. In 0.01 के बाद जो significant जो side bands हैं या जो side frequencies हैं उनको हम disregard कर देते हैं. मगर theoretically अगर हम equation को देखें फिर से, कमिंग बैक टू जो सर ने भी डिराइव की है उससे, तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यूज तो इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है? JNMF एंड दिस बेसल फंक्शन आल्सो इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी. ओके, सो इफ यू देयर आर टू थिंग्स, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली. थ्योरेटिकली अगर आप इसको पेपर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास इंफिनिट इक्वेशन आएगी. ओके, इक्वेशन नेवर एंडिंग इक्वेशन. मगर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन साइड बैंड्स को लेते हैं जिनकी एम्पलीट्यूड जो है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू तक होती है. उसके बाद क्योंकि ये एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होते जाएंगे और बहुत छोटे छोटे होते जाएंगे, तो उसके बाद कोई फायदा नहीं है ना उनको कंसिडर करने का. So that is why you only go up to 0.01 and after that you sort of disregard the rest of the amplitude.
Okay. So coming back to your bandwidth over here. So again, the theoretically, what I was mentioning, the generation and transmission of FM requires infinite bandwidth. Okay. Why? Because you're producing infinite number of side frequencies. लेकिन infinite bandwidth to produce हम कर ही नहीं सकते ना. It is not possible. We have to have a set bandwidth on which we are going to transmit a signal. Practically, FM systems have finite bandwidth and they perform very well. So वही दो चीजें हैं. As an engineer, remember there is a theoretical aspect of a design and then there is a practical aspect. Theoretically हमारे पास infinite bandwidth produce होती है, लेकिन practically ये possible ही नहीं है. हम ऐसा कोई system design ही नहीं कर सकते. So FM systems have finite bandwidth and they do very well with that. Okay. The value of modulation index determines the number of sidebands that have significant relative amplitude. ये बात मैंने अभी आपको बताई है ऊपर कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो भी वैल्यू आप चूज करेंगे वो हमें बताएगा कि कितने साइड बैंड हैं, और ये साइड बैंड वो हैं जिनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, जिनकी सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड. इफ n is the number of sideband pairs, okay, the line of frequency spectrum are spaced by FM, thus the bandwidth is 2nfm. Okay, what does this mean? N is the number of sidebands. So coming back to this diagram, okay, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? हमारे पास कितनी साइड फ्रीक्वेंसीज हैं? 3 pairs. Yes, right? So you have 3. So they are saying that the bandwidth is now going to be 2nfm. N is the number of क्या कहते हैं साइड फ्रीक्वेंसीज. इस केस में 3 है. 3 इस साइड पे है, 3 दूसरी साइड पे है. तो 2 times 3 is now going to be 6. Okay, 2 times 3 is now going to be 6. 2nfm, and then you multiply that by your modulating frequency, which is FM. Remember, total कितना difference है? Over from here to here, it is FM, FM, FM. हर साइड फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है? FM है. ठीक है. तो कितनी दफा चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 दफा FM की वैल्यू यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे. 2 multiplied by 3 multiplied by FM, and that is going to give you your bandwidth. That is going to give you your bandwidth. Okay, 2nfm. You can just quickly do it if you have a paper and a pencil. To quickly calculate that, and you're going to get your value. Okay, this is actually your Bessel function calculation. Okay, 2nfm is your Bessel function calculation, and remember n has to be more than or equal to 1. You have to have at least one side frequency. N is the number of sideband pairs. Okay, यानी कि आपके पास एक तो sideband pair होना ही चाहिए. So 2nfm, that is your bandwidth. Any questions up to here? मैम प्रीवियस एग्जांपल से एफएम की वैल्यू क्या आएगी? आप बताएं मुझे, प्रीवियस एग्जांपल से क्या आएगी? एफएम की वैल्यू क्या थी उसमें? हमने जो अभी एग्जांपल किया उसमें एफएम की वैल्यू क्या है? 1k. ठीक है. और उसमें कितने साइड फ्रीक्वेंसीज निकले थे? 3 pairs. 3 pairs. So put it in the formula. You have 2 multiplied by 3 multiplied by 1k. What is the answer? 6k. 6k. Okay. Now let's check if that is correct. Is the frequency going to be 6k? Can you, okay, the maximum frequency the signal is occupying is 503 kilohertz. What is the minimum frequency the signal is occupying? 497. Can you subtract 503 from, 503 minus 497 करें, क्या आंसर आता है? 6. 6 kilohertz. 6. 503 minus 497 is giving you 6 kilohertz, which is what you have just calculated. 2nfm, 2 multiplied by n, which is 3. So you have 3 side frequencies multiplied by fm, which is 1 kilohertz. So 2 3s are 6, 6 1s are 6, again 6 kilohertz. आई समझ में? Yes, miss. Okay.
ओके, सो बैंडविड्थ जो है हमारी n is the number of sideband pairs, the line of frequency spectrum is spaced by fm. Remember, हर frequency spectrum में जो sideband pairs हैं उनका difference क्या है? fm से वो जो है वो एक दूसरे से change हो रहे हैं, ठीक है, by a value of fm. So therefore the bandwidth is now going to be 2n fm. Okay. Okay. Now, the second way of doing this is going to be the Carson rule. Okay. Now, he said, अच्छा हमने जो अभी जो बैंडविड्थ कैलकुलेट की है उसमें जाहिर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्योंकि जब तक हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं पता चलेगा हमें नंबर ऑफ साइड बैंड नहीं पता चलेंगे, ठीक है। जब हम ये वाला जो प्रीवियस बेसल मेथड से हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत जरूरी है, कार्सन के लिए और हमारे लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्यों जरूरी है? ताकि हम उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स ढूंढ सकें, ठीक है। तो बट इन कार्सन ही सेड, look, I don't care about the modulation index, okay, regardless of the modulation index, this is the way to calculate the band, which is 2 multiplied by delta f multiplied by fm, okay. This is Carson's rule. Carson कहता है 2 multiplied by delta f plus fm. What is delta f? Delta f is your peak frequency deviation and fm is your modulating signal frequency. So to calculate Carson's rule, you need to know your peak frequency deviation and you need to know your fm. Okay. Now, when you calculate both of these bandwidths, it is not necessary that both will be the same. They are not going to be the same. Okay. Sometimes, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों जो है वो equal हो. They can be different, but there are just two ways of looking at the same picture. यानी कि अगर आप बेसल फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, BFM is 2n FM, और अगर आप कार्सन को इस्तेमाल करके बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज नाउ गोइंग टू बी 2 multiplied by delta f plus fm. So again there are two ways of calculating your bandwidth. Okay. Now, what I'll do now is I don't want to move on to the new example क्योंकि वो बहुत time लेगी, so we can start the new example tomorrow inshallah. फिलहाल, does anyone have a question? Any questions? No. No, miss. Okay, आप लोगों ने BLE में अपनी attendance लगा दिया? Yes, ma'am. Yes, miss. लगा दिया। अच्छा, ये जो है ना ये इसको जो टेक्स्ट के कौन पूछ रहा था? ठीक है, तो ये मैं आपको ओके, थैंक यू। तो ये मैं आपको इसकी ना चौमासी की टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन भी भेज रही हूँ, सही है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल, एंड एग्जांपल्स जो हैं और नोट्स VLE पे अपलोड हो चुके हैं, सही है। नाउ what I want to say is that कल की क्लास में we will continue from here, इसके हम वो करेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे, और अगर टाइम मिले आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिए जो हमने आज पढ़ा था, ताकि कल की क्लास में यू विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, एनी इश्यूज रिलेटेड टू क्लास? आपके पास ये चौमासी की PDF पड़ी है? चौमासी की PDF मुझे कई सालों से नहीं मिल रही है, मैं उसकी तलाश में हूँ। अगर कोई टॉरेंट पे जाके डाउनलोड कर दे और वो सबसे शेयर कर दे तो दैट वुड बी वेरी गुड। आई थिंक ये टॉरेंट पे अवेलेबल है, मगर वैसे नहीं अवेलेबल है कहीं PDF। मिस बुक का फ्रंट पेज शेयर कर दिएगा, उसको सर्च कर लेंगे। चलो सही है, और जब आपको मिल जाए तो
तो प्लीज आप हमसे भी शेयर कर लें ताकि मैं उसको VLE पे लगा दूं, और दूसरा ये कि ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, यस मिस। ठीक है? एनीथिंग एल्स? I'm just downloading your attendance for today. आप लोगों ने लगा दिए VLE पे? Let me just check. मिस वेरी पे सिर्फ लॉगिन होना होता है ना, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाती है ना खुद ब खुद। ठीक है, प्लीज VLE की अटेंडेंस बहुत जरूरी है, उसी से OB पे अपलोड होती है, ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि आप VLE पे अटेंडेंस अपनी जरूर रखें। तो मैम वीएलई पे हमें सिर्फ लॉगिन होना होता है ना, अटेंडेंस लग जाती है ना खुद ब खुद। जी, आप लॉग इन होंगे तो वो